हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट फोर्थ। इसमें हमने कुछ और 1 मार्क क्वेश्चंस लिए हैं। सेम सैम्पल पेपर कर रहे हैं हम अभी भी। और इसका सबसे पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो हमारी प्रीवियस वीडियो के जो क्वेश्चंस थे उनमें से ही एक है। थोड़ा सा इसको हम और बेटर तरीके से करेंगे। आज थोड़ा सा इसको डिटेल में स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन था कि आभा एक ब्लॉग लिख रही है एंड शी वांट्स टू इंक्लूड अ वीडियो इनटू हर ब्लॉग पेज, मतलब वेब पेज में, बट वो डायरेक्टली उसको एम्बेड करना चाहती है, कोई कोड नहीं लिखना चाहती। तो इसके लिए सही आंसर हमें याद है, ऑप्शन नंबर बी, वीडियो लाइट बॉक्स था कि कोई कोड नहीं लिखना, डायरेक्टली आप वीडियो को एम्बेड कर सकते हो। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार, वो हमने पिछली वीडियोस में नहीं देखे थे। तो एक ऑप्शन है हमारे पास क्विक मीडिया कन्वर्टर। ये एक विंडोज बेस्ड कन्वर्टर है ऑडियो और वीडियो के लिए, कि एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। आप फॉर्मेट्स को इंटरचेंज करते हैं, कोई इसमें कोड एम्बेडिंग नहीं होती, कोई बैच मोड नहीं है। बैच मोड कन्वर्जन्स मतलब कि इकट्ठे बहुत सारी वीडियोस या बहुत सारी ऑडियोस को आप एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ओ एम्बेड। ओ एम्बेड क्या करता है, कोई भी यूआरएल रहेगा उसको हम अपने कोड के अंदर लिख देते हैं, तो वो डायरेक्टली वहां से उसको शो कर देगा जब भी फाइनल वेब पेज दिखेगा। एक तीसरा ऑप्शन और हमें दिया हुआ है इजी HTML5 वीडियो। सबसे पहली चीज, HTML5 जो है वो लेटेस्ट और लास्ट वर्जन है HTML का, बट ऑब्वियसली यहाँ पे उसका कुछ लेना देना नहीं है, बट इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब ये जो इजी HTML5 वीडियो है, ये API या ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, HTML5 में वीडियोस को कन्वर्ट करता है। HTML5 जितने भी फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। नाम है इसमें जैसे WebM, वेब मीडिया, MP4 मतलब MPEG 4 पार्ट 14, और MPEG मतलब मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो आज के लिए ये हमारे पास पहला फ्रेश क्वेश्चन है। अ डेवलपर इज वर्किंग ऑन अ वेब फॉर्म वेयर यूजर्स ओकेजनली एंटर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। कि कभी कभी वहां क्या हो रहा है, एक वेब फॉर्म है, फॉर्म मतलब जिसमें आप अपनी डिटेल्स एंटर करते हो, तो यूजर्स कभी कभी उसमें इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी डाल देते हैं। सपोज जैसे मोबाइल नंबर में उन्होंने गलती से ABCD लिख दिया, हो गया, गलती से टाइप हो गया, या 9 डिजिट्स का हो गया, 10 डिजिट्स का होना चाहिए यहाँ पे, जैसे इंडिया में मोबाइल नंबर होता है। तो ऐसे कुछ भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन यूजर डाल दे, ऐसे चांसेस हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है उस फॉर्म पे। So to provide users with immediate feedback about errors, the developer wants to display a warning or error message. Which of the following methods should the developer use? एक नंबर का क्वेश्चन है ये, कि immediate feedback मिले errors के बारे में यूजर को, कि अरे आपने इसमें ये गलत कर दिया या ये चीज आनी चाहिए थी, ऐसा कुछ भी मैसेज। तो वो वार्निंग मैसेज या एरर मैसेज शो हो, उसके लिए कैसे टाइप का बॉक्स यूज करना चाहिए प्रोग्रामर को, उस डेवलपर को। प्रॉम्प्ट बॉक्स, इनपुट बॉक्स, डायलॉग बॉक्स, अलर्ट बॉक्स। तो इसका सही आंसर है डी, अलर्ट बॉक्स। और इसका एक स्नैपशॉट आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो। और इसमें आप एक चीज ध्यान दे रहे हो, अलर्ट बॉक्स में सिर्फ ओके है, मतलब मैंने कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन पास कर दी, 1 वे कम्युनिकेशन है, मैं यूजर से कुछ भी नहीं ले रही हूँ। तो इसकी कोडिंग भी एक बहुत छोटा सा कोड स्निपेट यहाँ पर है, कि HTML टैग्स होंगे, उसके अंदर हमने हेड टैग्स लिखा, हेड टैग के अंदर के उसके बाद बॉडी टैग है। वहां पे जब हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो वहां पे अगर मुझे कहीं पे भी अलर्ट बॉक्स दिखाना है तो उसका अलर्ट फंक्शन होता है, अलर्ट लिखना है, पैरेंथेसिस आएंगे, उसके बीच में डबल कोट्स के अंदर एज अ स्ट्रिंग आप अपना मैसेज लिख सकते हो। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शंस में था प्रॉम्प्ट बॉक्स और डायलॉग बॉक्स। प्रॉम्प्ट बॉक्स के एक बॉक्स, डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, एक छोटा सा फ्रेम, एक छोटा सा पॉपअप, और उसमें आप देख रहे हो कि मैंने कुछ मैसेज शो करा, बट वो मैसेज एक्चुअली में क्या है, वो मैसेज है कि मैं यूजर से कह रही हूँ कि कुछ लिखो, आप मुझे ये इंफॉर्मेशन आपसे चाहिए। और डायलॉग बॉक्स के केस में आप देख रहे हो कि एक मैसेज अपीयर होगा और उसमें दो चीजें हो रही हैं, ओके और कैंसिल। अलर्ट बॉक्स में कैसा था, अलर्ट बॉक्स में सिर्फ एक ओके आ रहा था, और डायलॉग बॉक्स में ओके और कैंसिल दो बटन्स होते हैं। और प्रॉम्प्ट बॉक्स में आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स भी होता है, जिसमें हम यूजर को प्रॉम्प्ट कर रहे हैं या यूजर से लिखवा रहे हैं कुछ भी हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनबिल्ट फंक्शन, मतलब वो जो जावास्क्रिप्ट का पैकेज है उसमें ऑलरेडी बना बनाया आता है, हमें नहीं बनाना, वो यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं है, वो इनबिल्ट फंक्शन है। और वो क्या रिटर्न करता है, एक आर्बिट्रेरी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में कोई भी एक आर्बिट्रेरी वैल्यू, मतलब कुछ फिक्स नहीं, कुछ भी, एनीथिंग। लेकिन 0 और 1 के बीच में, और एक चीज आप नीचे देख रहे होगे लाइन, फ्रॉम 0 इंक्लूसिव अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग 1 एक्सक्लूसिव, कि 0 से 1 के बीच में जब मैं कह रही हूँ तो 1 को इंक्लूड नहीं कर रही, 1 को एक्सक्लूड कर रही हूँ, कि वो नंबर जो भी होगा वो 1 से छोटा होना चाहिए, 0 भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर है रैंडम। रैंडम एक इनबिल्ट फंक्शन है, और उसको हम यूज कैसे करते हैं, मैथ डॉट रैंडम लिख के। मैथ उसकी लाइब्रेरी है, पैकेज है, जिसके अंदर बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस होंगे, एंड रैंडम इज वन ऑफ देम। तो रैंडम एक फंक्शन होता है, 0 से 1 के बीच में वैल्यू देता है, बट 1 से छोटी होगी, और 0 इंक्लूड किया हुआ है हमने उसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी टाइम्स विल द फॉलोइंग लूप रन। लूप मतलब एक साइकिल, रिपीटिशन, आइटरेशन, के एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मैं बार बार रिपीट करवाना चाहती हूँ, किस बेसिस पे, एक कंडीशन के बेसिस पे। तो इसमें इन्होंने पूछा 1 मार्क क्वेश्चन में कि ये लूप दिया हुआ है, फॉर लूप है, इसमें ये कितनी बार लूप रन करेगा। आप इसमें एक चीज देखो, वेरिएबल आई वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और कंडीशन क्या है, आई लेस देन इक्वल टू 5, तो कहां तक जाएगा, मैक्सिमम 5 तक। तो 0 1 2 3 4 5, टोटल कितना हुआ, 6। तो इसका आंसर क्या है, 6। ये लूप 6 बार रन होगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो, कि मैंने बोला कि भाई हेलो आपको लिखना है, प्रिंट कराना है, तो हेलो कितनी बार प्रिंट होगा, 6 बारी, 6 टाइम्स। यही चीज हम यहाँ पर एक बार समझेंगे कि स्टार्ट किया मैंने प्रोग्राम, वैर आई इक्वल्स टू 0, वो सिर्फ एक ही बारी करना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन, कि मैंने आई नाम का एक मेरे पास वेरिएबल है, काउंटर वेरिएबल, जो कि काउंटिंग को देखेगा, काउंटिंग हैंडल करेगा, तो वो इनिशियलाइजेशन मैंने एक बार कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या हो रहा है, कंडीशन चेकिंग। कंडीशन चेकिंग में आई लेस देन इक्वल टू 5, वो चेक कर रहा है कि क्या आई 5 से छोटा या बराबर है, हाँ अभी है, अभी तो 0 है शुरू में। तो अब क्या करना है, अगर है, इफ ट्रू, तो वो स्टेटमेंट पे जाएगा। वो स्टेटमेंट अभी एक लाइन है, वो कई सारी लाइंस भी हो सकती थी, मल्टीपल लाइंस हो सकती थी। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो, फिर उसके बाद क्या करा उसने, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो हमारे केस में क्या है, आई प्लस प्लस, मतलब आई की जो वैल्यू है उसमें +1 कर दो। तो आई की वैल्यू कितनी थी, 0, अब क्या हो जाएगी, 1। फिर उसके बाद एरो कहाँ लेकर जा रहा है, फ्लो कैसे जा रहा है, फिर से कंडीशन चेकिंग पे। तो अब आई की वैल्यू 1 है, अब कंडीशन क्या है, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 5, 5 के बराबर या 5 से छोटा। तो अभी आई इक्वल्स टू 1 है, अभी भी कंडीशन ट्रू है, फिर से वो जाएगा स्टेटमेंट पे, फिर से वो आई प्लस प्लस करेगा, अब आई की वैल्यू 2 हो गई। तो ऐसे करते करते ये लूप एक साइकिल में है, तो ये 6 बारी इस तरीके से लूप चलेगा। और जैसे ही आई की वैल्यू लास्ट में 6 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अब आई की वैल्यू 5 से ऊपर चली गई, 5 के बराबर नहीं है, ना ही छोटी है, और फॉल्स होते ही एंड हो जाएगा मेरा प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट आउटपुट। ANS आंसर का शॉर्ट फॉर्म लिया है इन्होंने, कि ये वेरिएबल है और इसमें कोई एक वैल्यू आनी है। क्यों, कैसे पता है, एक चीज और देखो, कि असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल का साइन लगा हुआ है ना, सिंगल इक्वल्स टू का साइन, वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, कि मतलब उसमें कुछ भी वैल्यू मैं ANS वेरिएबल में असाइन करूंगी, उसमें डाल दूंगी। और फिर उसी को नेक्स्ट लाइन में हम क्या करवा रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो अब जो आंसर ANS, इसका जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये है, मेरे लिए जो ट्रिक है, या मेरे लिए जो एक मेन पॉइंट है, कि इस वेरिएबल में वैल्यू आएगी क्या। तो यहाँ पे आप एक चीज देखो, इन्होंने ना थोड़े, अगर आपने पहले कभी कंडीशनल ऑपरेटर नहीं पढ़ा, तो इसमें आपको ये लगेगा, अरे ये ग्रेटर देन का साइन कैसा है, ये क्वेश्चन मार्क क्या है, ये कोलन क्या है, दिमाग कहाँ जाएगा, अरे इसमें 40 डाल दो।
लेकिन वो चीज यहाँ पर नहीं होती बेटा। कंडीशनल ऑपरेटर होता है क्वेश्चन मार्क कोलन से पहचान में आता है। इसमें हम देखते हैं पहले कंडीशन 40 ग्रेटर देन 9, क्या 40 9 से बड़ा है? हाँ है। तो क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद जो भी लिखा हुआ है वो वेरिएबल में चला जाएगा। तो वेरिएबल में अभी एएनएस वेरिएबल में क्या जाएगा? ट्रू। और अगर मान लो ऐसा नहीं होता, 40 ग्रेटर देन 9 ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो जो कोलन, कोलन मतलब ये जो दो डॉट्स है, तो कोलन के बाद जो वैल्यू है वो वैल्यू चली जाएगी हमारे वेरिएबल में। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंडीशनल ऑपरेटर की डेफिनेशन में कि ये पहले इवैल्यूएट करता है एक एक्सप्रेशन को। एक्सप्रेशन क्या है? 40 ग्रेटर देन 9 जैसे ट्रू या फॉल्स अगर आ रहा है, और उसी के बेसिस पे, उस एवैल्यूएशन के रिजल्ट के बेसिस पे ये बाद में जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें से किसी एक को एग्जीक्यूट करता है। तो इसका आंसर क्या है? ट्रू। तो कंडीशन क्या थी? 40 ग्रेटर देन 9। हाँ होती है। तो जो भी क्वेश्चन मार्क के बाद वाली जो पहली स्टेटमेंट थी उसको एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब उसकी वैल्यू लेकर वेरिएबल में स्टोर करवा दी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो फ्लो चार्ट, स्टार्ट किया टॉप से, इफ कंडीशन ट्रू, मैंने देखा क्या कंडीशन ट्रू है? 40 ग्रेटर देन 9, यस। तो जो क्वेश्चन मार्क वाली साइड थी, राइट साइड पे फॉलो करना बेटा, यस वाली साइड से स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो गई। वो क्या थी कि एएनएस वेरिएबल में ट्रू डाल दो और उसको वहीं पे रोक दो। इन केस अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो लेफ्ट साइड पे जाता, नो वाले केस में जाता, कोलन के बाद जो चीज थी फिर वो ये करता कि एएनएस वेरिएबल में फॉल्स डाल देता। और इन एनी केस चाहे वो फॉल्स डाले चाहे ट्रू, लास्ट में क्या होगा? कोई रिपीटिशन नहीं, कोई लूप नहीं, कुछ भी साइकिल नहीं चल रही, लास्ट में बस स्टॉप हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि which are all file formats used by the PBM tools set of Unix graphics utilities। ये चार आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसमें वो पूछ रहा है कि कौन से वो फाइल फॉर्मेट्स हैं जो PBM टूल्स में यूज होता है, और ये किससे रिलेटेड है? यूनिक्स ग्राफिक्स यूटिलिटीज से। यूनिक्स, लिनक्स, ये जो होते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बातें होती है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप है। जैसे एंड्रॉइड होता है, विंडोज होता है, वैसे यूनिक्स भी होता है हमारे पास। तो ऑप्शन ए पीएसडी, ऑप्शन बी सीजीएम, ऑप्शन सी इज पीसीएक्स और ऑप्शन डी पोर्टेबल ग्रे मैप। तो इसका सही आंसर है पोर्टेबल ग्रे मैप, पीबीएम। पीबीएम यहाँ पर देखोगे आप, क्वेश्चन में भी उन्होंने बोला है पीबीएम टूल्स, और यहाँ पे तीन, लास्ट में आप देखो तीन एक्सटेंशंस दी हुई हैं, .pbm portable bitmap, .ppm is portable pixmap and .pgm is portable gray map। कलर से भी ध्यान रखो, पोर्टेबल बिट मैप और पोर्टेबल ग्रे मैप जो होता है बेटा वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज के लिए है, ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस के लिए है, और पोर्टेबल पिक्स मैप वो कलरफुल इमेजेस के लिए होता है। इसीलिए यहाँ पे आपको वो याद रखने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने उसको ग्रे ग्रे कलर से दिखाया है, ग्रे लाइनिंग दिखाई है कि इसमें पीबीएम और पीजीएम में। इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं उनकी फुल फॉर्म एक बार देख लेते हैं। पीएसडी की फुल फॉर्म है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, सीजीएम स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर ग्राफिक्स मेटा फाइल, और पीसीएक्स की फुल फॉर्म है पिक्चर एक्सचेंज। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि इज टास्क्ड विद एम्बेडिंग एन MP3 फाइल into a web page for a client. He needs to choose the right method that allows for straightforward audio playback। कि रवि को क्या काम दिया है कि एक MP3 फाइल वेब पेज में डालनी है, एम्बेड करनी है, एम्बेड मतलब सेट करना है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था इसके बारे में। तो वो पूछ रहा है कि सही मेथड क्या होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ऑडियो प्लेबैक, मतलब कि एक सपोज गाना हो गया, कुछ भी ऐसी चीज हो गई, एक ऑडियो हो गया, कि वो बैकग्राउंड में चलता रहे। तो इनमें से चारों ऑप्शंस में से कौन सा सूटेबल है या कौन सा सबसे ज्यादा इफेक्टिव है कि अगर मुझे मेरे वेब पेज में डायरेक्टली एक MP3 ऑडियो एम्बेड करनी है? तो ऑप्शन ए है ऑब्जेक्ट टैग को यूज कर लो,
बी है ओ एम्बेड यूज करो, सी ऑप्शन क्विक मीडिया कन्वर्टर की हेल्प लो, एंड डी ऑप्शन इज विमियो एम्बेड कोड। तो सही आंसर है हमारे पास कि ऑब्जेक्ट टैग को यूज कर लो। ये एक एग्जाम्पल कोड है कि ऑब्जेक्ट कोड कैसा, ऑब्जेक्ट टैग्स कैसे होते हैं। टैग्स तो आपको पता है ना, ओपनिंग टैग्स क्लोजिंग टैग्स होते हैं। टैग को ये एंगुलर ब्रैकेट्स, ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं ना लेस देन ग्रेटर देन साइन जैसे, ये एंगुलर ब्रैकेट्स इनको बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट टैग्स के बीच में हम अपनी फाइल को मेंशन कर देते हैं कि हम कौन सी फाइल अपने वेब पेज में दिखाना चाहते हैं, कौन सी किस तरीके की फाइल हम उसमें एम्बेड करना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्ट टैग जो है उसके ओपनिंग टैग्स भी होते हैं, क्लोजिंग टैग्स भी होते हैं। इसमें हमने एग्जाम्पल ले लिया है .wav फाइल का, तो यहाँ पे आप mp3 फाइल भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसका हमने टाइप बता दिया कि वो ऑडियो टाइप है, विड्थ और हाइट कि कितने एरिया में, किस डायमेंशन में। वो आपको एक दिखता होगा ना कि प्ले होता रहता है, एक पूरा लाइन दिखाते हैं उसमें प्ले होता है म्यूजिक, कुछ भी आप उसको आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हो इस तरीके से। तो उसकी मैंने विड्थ और हाइट बता दी उस बॉक्स की। फिर उसके बाद पैरम मतलब पैरामीटर की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें कि SRC मतलब सोर्स क्या है, उसकी वैल्यू बता दी कि सोर्स क्या है music.wav। ऑटो प्ले प्रॉपर्टी को हमने फॉल्स कर लिया कि अपने आप ना बजे। ऑटो स्टार्ट को हमने 0 किया, और बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर जो है उसकी हमने वैल्यू दे दी हैश। और ये जो एफ है, एफ का जब हम यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब मैं हेक्साडेसिमल में बात कर रही हूँ, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम 4 होते हैं, बाइनरी जिसमें 0 और 1 के कॉम्बिनेशन चलते हैं, ऑक्टल जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 से 7 तक की डिजिट्स के कॉम्बिनेशन रहेंगे, और फिर डेसिमल जिसमें 0 to 9, जो कि हम मैथ्स में जो हम पढ़ते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। क्यों डेसिमल मतलब 10, 0 to 9 की जो डिजिट्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से। और लास्ट जैसे ये एफ दिखाया है तो वो होगा हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल मतलब 16 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन है। अब डिजिट्स तो 16 होती नहीं है, तो 0 to 9 के बाद क्या क्या करते हैं कि जो हम डेसिमल में मैथ्स में हमेशा से 10 पढ़ते आए हैं ना, उसको ये ए कहते हैं, 11 को बी। इस तरीके से जो मेरा लास्ट कैरेक्टर होता है उसको ये क्या बोलते हैं, एफ। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर।